हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये सेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन है आपका मंडे को मिलेगा। तो दिवाली वेकेशन रहेंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका वो मंडे को मिलेगा आपको। तो आज का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे और आज से हम एक नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। ये एडिटोरियल वाले बैच की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ B101 बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन मिलना है दिवाली वेकेशन के चलते, आपको नेक्स्ट सेशन मिलेगा मंडे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, क्लाइमेट प्लेज। और आज ये बोर्ड पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, दिवाली वेकेशन के चलते गांव आ गया हूँ, तो इसलिए ये सेशन इस तरीके से चल रहा है। तो क्लाइमेट प्लेज का मतलब क्या है? क्लाइमेट का मतलब जलवायु है, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा है। तो जलवायु सम्मेलन एक हुआ है ग्लासगो में, और वहाँ पर एक नई प्रतिज्ञा, सभी देश हर बार जो जलवायु सम्मेलन होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक टारगेट डिसाइड करते हैं कि हम कितने समय बाद में या किस समय तक हम अपना कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे, नेट जीरो कर देंगे, है ना। किस तरीके से हम फाइट करेंगे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी को लेकर टाइटल लिखा गया है क्लाइमेट प्लेज। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा है, क्लाइमेट का मतलब जलवायु है, और दोनों ही नाउन है, तो इसे आप कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। इन अ सरप्राइज मूव एट COP26 इन ग्लासगो। तो इन मतलब में, ए मतलब एक, सरप्राइज मतलब अचंभित करने वाले, मूव का मतलब कदम, कहाँ पर, इस सम्मेलन में। ये कहाँ हुआ? ग्लासगो में। तो ग्लासगो में जो ये COP26 हुआ है, इसमें एक अचंभित कर देने वाले कदम के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी दैट की इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस एनहांस्ड क्लाइमेट टारगेट्स। भारत जो है वो प्रतिबद्ध रहेगा किसके प्रति? एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, एनहांस्ड बढ़ा हुआ, क्लाइमेट टारगेट्स जलवायु संबंधी जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं वो, एंड कट्स और जो भी कटौती संबंधी लक्ष्य हैं वो, इन कार्बन एमिशंस, कटौती किसमें? कार्बन उत्सर्जन में, एमिशन का मतलब उत्सर्जन, इन इट्स नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, किसमें? NDCs में, जो भी राष्ट्रीय रूप से निर्धारित किए गए योगदान है उसमें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वर्ब इसकी अनाउंस्ड है, दैट यहाँ कंजंक्शन है, फिर एक सब्जेक्ट इंडिया है, इसकी वर्ब विल कमिट है। कमिट के साथ में हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं टू। क्या लगा देते हैं कमिट के साथ में? टू। अब यहाँ देखने वाली बात एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले दे नहीं है। वैसे आमतौर पर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमें दे का प्रयोग करना होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर से पहले दे तब लगता है जब इसमें नाम नहीं होता। जो व्यक्ति इस पोस्ट को अज्यूम कर रहा है, जो व्यक्ति इनकम्बेंट है इस पोस्ट पर, उसका अगर नाम नहीं है तो हम दे लगाते हैं। अगर नाम दे रखा है साथ में तो दे का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही ध्यान रखिए कि ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन डिमांड करता है कि अपने बाद में एक नया क्लोज स्टार्ट करे। तो नया उपवाक्य स्टार्ट हुआ इंडिया से, उसकी वर्ब विल कमिट है। एक बात समझने वाली ये है कि कमिट के साथ में टू लगेगा। फिर यहाँ पे एम्बिशियस है वो एडजेक्टिव है, जो OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एनहांस्ड जो है वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि एक सरप्राइज मूव में, एक अचंभित कर देने वाले कदम के रूप में ये कदम COP26 में चला गया। मतलब ये जो एक सम्मेलन हुआ इसमें एक अचंभित कर देने वाला मूव था। सरप्राइज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, मूव यहाँ पे नाउन का काम करेगा। ग्लासगो में ये सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि भारत प्रतिबद्ध रहेगा किसके प्रति? महत्वाकांक्षी और बढ़े हुए क्लाइमेट टारगेट्स और कट्स के प्रति, जो कार्बन एमिशंस में कट्स करने हैं, कटौती करनी है, जो भी लक्ष्य हैं, और वो लक्ष्य जो कि अब की बार लेवल उन लक्ष्यों का बढ़ चुका है, इसलिए एनहांस्ड का प्रयोग किया, ठीक है। किसमें? NDCs में। आगे देखिए, देयर वर प्रोमिसेज। देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो कर्ता से पहले आती है, तो प्रोमिसेज की वर्ब यहाँ पे वर है। तो देयर वर प्रोमिसेज, कुछ वादे किए गए थे, टू इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। नॉन फॉसिल फ्यूल क्या किसको बोलते हैं? देखो, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है, आप नेचुरल गैस को कह सकते हो, कोल को कह सकते हो, ठीक है, ऑयल को कह सकते हो। ये जो संसाधन होते हैं ना ऊर्जा के, कोल, कोयला, ऑयल, तेल और प्राकृतिक गैस, इसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल। आप नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर जाओगे, इसका मतलब उसमें ये शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो वादे किए गए किस लिए? नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू 500 गीगावाट। और कहाँ तक बढ़ा देंगे? इतनी बढ़ा देंगे। दूसरा वादा किया गया, मीट 50% एनर्जी। मीट मतलब फुलफिल करना, पूरा करना। 50% एनर्जी पूरा करने का टारगेट डिसाइड किया गया, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी से आप क्या समझते हो?
जो सोलर एनर्जी है, जो हाइड्रो एनर्जी है ना, इसे आप कहते हैं विंड एनर्जी है, इन्हें कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो 50% टारगेट एनर्जी का पूरा करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। तीसरा टारगेट रखा गया रिड्यूस एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स। रिड्यूस कम करेंगे एमिशंस उत्सर्जन कहाँ तक, 1 बिलियन टन तक। और क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन द इकोनॉमीज कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, कार्बन इकोनॉमीज कार्बन इंटेंसिटी, इकोनॉमी मतलब भारत की बात कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है कि भारत में जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको नीचे लाएंगे, और कितना, 45% से नीचे लाएंगे। और ये सारे टारगेट पूरे कब तक किए जाएंगे, 2030 तक। 22 जो है वो तक का मीनिंग देगा अगर आप इसे किसी लेवल से पहले लगाते हो, टाइम से पहले लगाते हो तो। एक बार फिर समझिएगा, बहुत आसान सा एडिटोरियल है लिखा गया। देयर से स्टार्ट किया तो वर इन्वर्जन के कारण ही यहाँ पे पहले आ रहा है। तो प्रोमिसेस किए गए किस लिए, कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा प्रॉमिस क्या किया गया, 50% एनर्जी की पूर्ति किससे की जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से। तीसरा क्या किया गया कि एमिशंस जो है वो 1 बिलियन टन तक कम कर दिए जाएंगे। और अगला बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसकी जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको नीचे लाया जाएगा, और कहाँ, बिलो 45%। जब आप लेवल में नीचे की बात करते हो तो बिलो लगता है, बिलो जो होता है वो अबव का विपरीत प्रेपोजिशन होता है। अगर आप लेवल में ऊपर की बात करोगे तो अबव लगेगा। और ये सारे टारगेट कब तक पूरे किए जाएंगे, बाई 2030, 2030 तक। आगे आ जाइए। फाइनली, अंततः, द पीएम मेड द मच अवेटेड डिक्लेरेशन। पीएम ने, अब देखो पीएम से पहले द है क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं जोड़ रखा पीएम का, तो अंततः पीएम ने क्या किया, मेड द मच अवेटेड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन नाउन है, मच अवेटेड ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, अवेटेड। और एक काम की बात यह है कि मच के साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल ही लगाते हैं। अगर वेरी होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, और मच होता है तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंततः पीएम ने यहाँ पे जो काफ़ी दिनों से इंतजार चल रहा था वो डिक्लेरेशन किया। ठीक है, अंततः पीएम ने वो घोषणा की जिसका बहुत समय से इंतजार था। और वो घोषणा क्या थी, तो ये कॉलन एक साइन लगा के बताया इसने, टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। कहा कि भाई हम नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचेंगे 2070 तक। ये काफ़ी समय से भारत से एक्सपेक्ट था कि भारत डिक्लेयर करे कि टारगेट क्या है, कब तक आप नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाओगे। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये है कि मैन मेड जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है वो बिल्कुल रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उसे कहा जाता है नेट जीरो एमिशन। रीच ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रीच के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है सीधा, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो यहाँ पे नेट जीरो एमिशन जो है इसका ऑब्जेक्ट है। और यही कारण होता है कि रीच के बाद में हम वर्ब के रूप में जब रीच का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, द अनाउंसमेंट केम एज ए सरप्राइज। ये जो घोषणा थी ये एक अचंभित करने वाली घटना के रूप में आई, एक सरप्राइज के रूप में आई। ये सरप्राइज यहाँ पे नाउन है क्योंकि ए के बाद लगा रखा है, आर्टिकल के बाद लगा रखा है। अनाउंसमेंट भी नाउन है क्योंकि द के बाद लगा रखा है। तो ये जो अनाउंसमेंट था ये एक सरप्राइज के रूप में आया। गिवन दैट, याद रखिए गिवन और गिवन दैट दोनों का फंक्शन एक ही है। गिवन का मतलब भी कंसिडरिंग होता है, ये देखते हुए होता है, गिवन दैट का मतलब भी यही है। बस डिफरेंस जो है वो ये है कि गिवन प्रेपोजिशन होता है जबकि गिवन दैट एक कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगा रखा है। ठीक है, अब दैट कंजंक्शन है इसलिए आगे देखो एक नया क्लोज मिल रहा है आपको। अगर ये प्रेपोजिशन होता, दैट नहीं होता साथ में, तो सीधा गिवन का ऑब्जेक्ट दे रखा होता, क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट एक सरप्राइज के रूप में आया, किस चीज़ को देखते हुए कि भारत ने, इंडिया हैड गिवन नो एश्योरेंसेज, क्योंकि भारत ने कोई भी आश्वासन नहीं दिए थे, टू विजिटिंग वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर्स। किसे, वेस्टर्न पश्चिमी क्लाइमेट नेगोशिएटर्स का मतलब क्लाइमेट के बारे में चर्चा करने वाले जो भी विजिट किया भारत को, जो मिले थे, है ना। तो वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएटर्स, नेगोशिएटर विचार विमर्श करने वाले को बोलते हैं, सौदेबाजी करने वाले को बोलते हैं। क्लाइमेट जलवायु होता है, वेस्टर्न पश्चिमी, तो पश्चिमी देशों से काफ़ी बार ग्रुप आए, भारत से पूछा, विजिट किया इंडिया का, भारत से पूछा कि भाई आपका टारगेट क्या है, बताओ कब तक आप नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाओगे। तो भारत ने कभी भी आश्वासन नहीं दिया था। बिफोर द कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस से पहले, इस सम्मेलन से पहले, ये सम्मेलन जो ग्लासगो में हुआ यहीं पर भारत ने घोषणा की है। एंड हैड नॉट फाइल्ड अपडेटेड एनडीसीज बाय द डेडलाइन लास्ट मंथ। और भारत ने कोई भी अपडेटेड एनडीसीज, एनडीसी क्या था, नेशनली जो क्या था, कंट्रीब्यूशन दे रखा था ना, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसके लिए क्या रखा है। तो ये जो अपडेटेड एनडीसीज, एनडीसीज यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे दे रखा है, ये एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है,
तो अपडेटेड एनडीसीज के बारे में भी दायर नहीं किया था बाय द डेडलाइन लास्ट मंथ। तो पिछले महीने जो भी डेडलाइन थी, जो भी लास्ट डेट थी, उस डेट तक तो ये कहानी भी नहीं बताई थी भारत ने। ठीक है, तो ये था इसमें। तो द अनाउंसमेंट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब केम है, एज यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में है, इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड गिवन है, नो डिटर्मिनर है, तो आगे अश्योरेंसेज नाउन है। ठीक है, आगे आ जाइए। अर्लियर, पहले, टाइम में पहले के लिए अर्लियर का प्रयोग करते हैं। G20 समिट इन रोम एंडेड विदाउट एनी न्यू कमिटमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। पहले क्या हुआ था कि G20 जो समिट हुई थी, G20 जो शिखर वार्ता हुई थी या फिर कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, समिट का मतलब मीटिंग, कॉन्फ्रेंस इन सबसे होता है, रोम में हुई थी। ये इस मीटिंग का एंड हुआ था विदाउट एनी न्यू कमिटमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई भी नए कमिटमेंट्स नहीं किए गए थे उस मीटिंग में। एंड इंडिया G20 शेरपा, देखो शेरपा के दो मतलब होते हैं। एक शेरपा तो हिमालयन जो एक क्षेत्र होता है वहाँ पे शेरपा होते हैं जिनको माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस होता है, पर्वतारोही जो होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं। एक शेरपा होता है और डेलीगेट को बोलते हैं, प्रतिनिधि को बोलते हैं। तो ये डेलीगेट के रूप में या फिर डिप्लोमेट जो राजनयिक होते हैं उसे कहते हैं। तो भारत का एक राजदूत कह दीजिए। तो कह रहा भारत का जो G20 शेरपा है और मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, ये पीयूष गोयल की बात ही कर रहे हैं, पीयूष गोयल ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था G20 इस मीटिंग में। हैड सेड, इन्होंने कहा दैट इंडिया कुड नॉट आइडेंटिफाई ए ईयर, क्या कहा कि भारत मतलब एक पहचान नहीं कर सका, आइडेंटिफाई नहीं कर सका उस वर्ष की फॉर एंडिंग नेट कार्बन एमिशंस, कि भाई हम ये नहीं बता पाए कि हम कब तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो पर लेकर आ जाएंगे, कब तक एंड कर देंगे कार्बन एमिशंस को। ब्रैकेट में दिया है इंश्योरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर अब्जॉर्ब्ड, सुनिश्चित करते हुए, इंश्योर का सुनिश्चित करना, सुनिश्चित क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं, तो ये सुनिश्चित करते हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर दिए जाएं। आर एब्जॉर्ब्ड का मतलब सोखना, एब्जॉर्ब का मतलब सोखना होता है। तो ये सुनिश्चित करते हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर दिए जाएं, किसके द्वारा, बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, एंड लोअरिंग आउटपुट, और आउटपुट को लोअर करके, कम करके। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, तो कह रहा है कि भाई पहले ये हुआ था कि G20 मीटिंग जो हुई थी रोम के अंदर, उसमें कोई नए वादे नहीं किए गए थे क्लाइमेट चेंज को लेकर, और भारत का जो G20 शेरपा या फिर मिनिस्टर भारत के जो है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था, ये सब्जेक्ट एक ही है, पीयूष गोयल के लिए कह रखा, यही भारत प्रतिनिधि हैं, ये राजनयिक के रूप में गए थे, ये मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भारत जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उस साल की पहचान नहीं कर पाया कि हम ये डिक्लेयर कर सकें कि इस साल तक हम कार्बन नेट कार्बन जो एमिशन है उसको जीरो कर देंगे। अब ब्रैकेट में दिया है ये सुनिश्चित करते हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं, ये तो कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ये पैसिव वो इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, और आउटपुट को कम करके, उत्पादन कम करके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। ये तो है कि हम कम करेंगे, लेकिन ये जीरो हो जाएगा ये पता नहीं हमारे कब हो जाएगा। तो फिर कह रहा है अनलेस, यदि नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं, मतलब इसको अगर अंग्रेजी में व्यक्त करूँ मैं तो इसे मैं कह सकता हूँ इफ़ नॉट, यदि नहीं। द डेवलप्ड वर्ल्ड मतलब विकसित दुनिया, विकसित जो पश्चिमी जो एक देशों का देश है उनकी बात कर रहा है। कमिटेड टू, तो ये कब तक नहीं हो पाएगा कि यदि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो कमिट नहीं करे फंडिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का बदलाव कि भारत अभी तो क्या है, फॉसिल फ्यूल से डिपेंड है, तेल का उपयोग करता है, कोयले का उपयोग करता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। अब नॉन फॉसिल फ्यूल्स तक जाएगा तो भारत को इस एनर्जी ट्रांजिशन के लिए पैसा चाहिएगा। तो अगर ये डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो कमिट नहीं करता है कि भारत की एनर्जी जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए फंडिंग हम देंगे, एंड इनेबल्ड योग्य बनाना, क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, और यदि डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल क्लीन हो, जिससे प्रदूषण ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में इनेबल नहीं करता है, ठीक है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे ऑन अ मच हायर स्केल, और वो भी काफ़ी बड़े स्केल पर। मच के बाद में डिग्री लगती है, वो कंपैरेटिव लगती है, अगर इसके स्थान पे वेरी होता तो डिग्री लगती पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कब तक नहीं कर पाया भारत, कब तक नहीं कर पाएगा, तो ये कह रहा है कि यदि डेवलप्ड वर्ल्ड यहाँ पे कमिट नहीं करता कि भाई कब तक भारत की एनर्जी ट्रांजिशन जो है, अगर आप उसको फंडिंग नहीं करेंगे, है ना, कमिट के साथ टू लगता है, और जब टू लग जाता है कमिट के साथ में तो याद रखिए जो वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आती है, तो यहाँ फंडिंग है। तो यदि डेवलप्ड वर्ल्ड कमिट नहीं करता है कि भाई इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन की फंडिंग हम करेंगे
और क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को इनेबल करेंगे मच हायर स्केल पे, काफ़ी बड़े स्केल पे, तो हम मतलब ये तय नहीं कर पाएंगे कौन से वर्ष तक हम नेट एमिशन जो है जीरो कर देंगे। मिस्टर गोयल इवन सजेस्टेड, इवन का मतलब भी होता है, एम्फेसाइज करने के लिए आता है, तो मिस्टर गोयल ने तो ये भी सजेस्ट किया दैट कि इंडिया कुड नॉट स्विच टू नॉन फॉसिल फ्यूल। क्या किया कि भारत नॉन फॉसिल फ्यूल तक नहीं जा सकता। स्विच टू का मतलब है कि एक चीज़ छोड़कर दूसरे पर जाना, इसे कहते हैं स्विच टू। तो नॉन फॉसिल फ्यूल पे नहीं जा सकता। एंड एंड कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जहाँ पर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं थर्मल प्लांट। तो मिस्टर गोयल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो सजेस्टेड है, इवन है वो यहाँ पे वैसे तो एडवर्ब ही होता है, एम्फेसाइज करने के लिए काम आता है। तो मिस्टर गोयल ने यहाँ तक सुझाव दिया कि भारत जो है वो स्विच नहीं करेगा या नहीं कर सकता है नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर, मतलब फॉसिल फ्यूल को छोड़कर नॉन फॉसिल फ्यूल पर चला जाए, ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। और कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स जो हैं वो मतलब एंड कर दे, कोयले आधारित थर्मल प्लांट्स को बंद कर दे, वो संभव नहीं है। ये कब नहीं संभव? इट वॉज मेड अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। यदि भारत को मेंबर नहीं बनाया जाता है, यदि भारत को सदस्य नहीं बनाया जाता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का, जिसको NSG बोलते हैं, तो भारत ये नहीं कर पाएगा। वेयर इट इज़ बीइंग ब्लॉक्ड, वेयर ये इस NSG के लिए आ रहा है, इस NSG में सदस्य तो भारत बन जाता, लेकिन रोड़ा कौन अटका रहा है? तो भारत के मार्ग को ब्लॉक किया जा रहा है, ये पैसिव है। इट भारत के लिए आ रहा है, इज बीइंग ब्लॉक्ड ये पैसिव है, चाइना के द्वारा इसको ब्लॉक किया जा रहा है, एंड ए नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, और भी बहुत सारे देश हैं जिसके द्वारा भारत पे मार्ग में रोड़ा अटकाया जा रहा है, ठीक है। मिस्टर मोदीज प्लेजेस इन 2021, मोदी की जो प्रतिज्ञाएं हैं 2021 में, विल रिक्वायर एन ऑलमोस्ट इमीडिएट शिफ्ट। तो इन प्लेजेस को आवश्यकता पड़ेगी कि आप लगभग तुरंत शिफ्ट करें, तुरंत बदलाव करें इन द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़, किस में? गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में, प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं। इफ़ इट विशेज टू मीट इट्स फर्स्ट फ्यू गोल्स इन जस्ट 8 ईयर्स, यदि इट यहाँ पे आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, यदि ये गवर्नमेंट जो है इसकी इच्छा ये है कि मीट मतलब पूरा करे इट्स फर्स्ट फ्यू गोल्स, अपने शुरुआती जो कुछ लक्ष्य हैं उनको पूरा करें इन जस्ट 8 ईयर्स, केवल 8 वर्षों में, ठीक है। तो मिस्टर मोदी की जो प्रतिज्ञाएं हैं 2021 में, उनको आवश्यकता पड़ेगी, क्या आवश्यकता पड़ेगी? ऑलमोस्ट इमीडिएट शिफ्ट, कि लगभग तुरंत यहाँ पे परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में। मिस्टर मोदी के जो प्लेजेस हैं 2021 में, वो पूरी तभी हो पाएंगी जब गवर्नमेंट अपनी प्राथमिकताओं को बदलेगी, ठीक है। और ये किस लिए? कि यदि गवर्नमेंट चाहती है कि पहले कुछ लक्ष्य केवल 8 सालों में ही पूरे हो जाएं, तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, एक अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता ही है, एस्टीमेट का मतलब अनुमान है, वन न्यूमरल एडजेक्टिव है, एस्टीमेट नाउन है। तो एक अनुमान के अनुसार द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये जो सेंटर है साइंस और एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान और पर्यावरण, द प्रॉमिस टू रिड्यूस एमिशंस, जो वादा है किस चीज़ का? उत्सर्जन को कम करने का, बाई 1 बिलियन टन्स, और वो भी कहाँ तक उत्सर्जन कम करोगे? 1 बिलियन टन तक। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अ रिडक्शन इन इंडियाज़ कार्बन आउटपुट, कि भारत का जो कार्बन आउटपुट होता है, कार्बन संबंधी जो भी उत्पाद भारत के जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनमें कटौती की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी बहुत बड़ी कटौती करनी पड़ेगी, 22% तक की। कब? 2030 तक। मैसिव का मतलब होता है भारी भरकम, ह्यूज। मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, भारी भरकम। तो एक एस्टीमेट के अनुसार, एस्टीमेट दिया किसने है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिया है। उसके अनुसार जो प्रॉमिस है एमिशंस को रिड्यूस करने का 1 बिलियन टन तक, उस प्रॉमिस के लिए ज़रूरत पड़ेगी रिडक्शन करने की इंडिया के कार्बन आउटपुट को, और कहाँ तक? 22% तक। और कब तक? 2030 तक। ऑन नेट जीरो, नेट जीरो की अगर बात करें, द टारगेट ऑफ 2070 इज 2 डिकेड्स आफ्टर द ग्लोबल गोल एट मिड सेंचुरी एंड वुड रिक्वायर द वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना टू पीक एमिशंस। नेट जीरो की अगर बात करें, टारगेट जो रखा है 2070 का, वो 2 डिकेड्स आफ्टर, ये 2 दशक बाद का टारगेट है, ठीक है। आफ्टर द ग्लोबल गोल मतलब वैश्विक जो लक्ष्य है, मिड सेंचुरी मतलब पूरे विश्व ने लक्ष्य ये बताया है नेट जीरो हम 2050 तक कर देंगे। मिड सेंचुरी मतलब सेंचुरी के बीच में, तो 2050 तक का टारगेट था। भारत ने रखा है 20 साल बाद का, 2 दशक बाद का। और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज, कि विश्व की और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमीज नाउन है, ग्रोइंग एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
विश्व की जो अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें कि चाइना शामिल है, तो ज़रूरत पड़ेगी कि चाइना अपने एमिशंस को पीक पर ले आए। पीक पर मतलब है कि उससे आगे नहीं जाएगा एमिशन, उससे कम ही होगा, बस सर्वाधिक बड़ा स्तर छू लिया है, उससे आगे नहीं जाएगा, तो ये पीक पे लेके आए प्रेफरेबली बाई 2030 इटसेल्फ। और प्राथमिकता इस चीज़ की होगी कि ये एमिशन जो पीक है वो 2030 तक ही आ जाए। ठीक है, तो नेट जीरो की अगर बात करें तो टारगेट जो है 2070 का वो 2 दशक के बाद का है। ठीक है, और 2 दशक बाद किसको काउंट कर रहे हैं, जो ग्लोबल लक्ष्य रखा गया है मिड सेंचुरी तक, उसके 2 दशक बाद का। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ेगी टारगेट की, वह वुड रिक्वायर है विश्व के जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्था जिसमें चाइना भी शामिल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी कि एमिशंस के तक पहुंच जाए, और प्रेफरेबली बाय 2030 इटसेल्फ, और प्राथमिकता ये रहेगी कि 2030 तक ही पहुंच जाए। इंडिया मीट्स अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। भारत जो है मीट्स, इंडिया मीट्स मतलब पूरी करता है, मीट का मतलब यहाँ पे फुलफिल करना है, इंडिया की वर्ब है। अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स मतलब लगभग भारत अपनी बिजली की जो आवश्यकता है उसमें से 12% जो है वो पूरी करता है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। किस माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं बताया था मैंने आपको, चाहे आप विंड पावर कह दें, हाइड्रो पावर कह दें, या फिर सोलर एनर्जी कह दें, ये सब। एंड रैम्पिंग दैट अप, रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, और कह रहा है कि रैम्पिंग दैट अप टू 50%, और इसको बढ़ाना कहाँ तक, 50% तक, बाई 2030 2030 तक, विल बी अ टॉल टास्क टू। टॉल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट, टोल टास्क है, ये गलत दे रखा है, टोल टास्क कर दीजिएगा। टोल टास्क का मतलब होता है मुश्किल कार्य, डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क। तो भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का 12% लगभग तय करता है, पूरी करता है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, थ्रू प्रेपोजिशन है इसका मतलब इस माध्यम से, और इसको बढ़ाना कि 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा करें 2030 तक, तो ये बड़ा मुश्किल कार्य होगा। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट रियलाइजेज, यदि गवर्नमेंट यहाँ पे रियलाइज करती है, अनुभव करती है मिस्टर मोदीज प्रोमिसेस इन ग्लासगो, कि मिस्टर मोदी ने जो ग्लासगो में यहाँ पे जो प्रोमिसेस किए हैं, यदि थोड़ा बहुत रियलाइजेशन गवर्नमेंट को है, थोड़ा सा इसको पता है, आभास है कि क्या इन्होंने बोल दिया है, तो इंडिया विल बी ए ग्लोबल बीकन। बीकन का मतलब हो गया कि आप एक प्रकार से आशा रहेंगे, एक पॉजिटिव होप है ना, बीकन का मतलब ये है जिससे आप भी कुछ मतलब यहाँ फॉलो कर सकते हो, मतलब आप भी कुछ यहाँ पे सीख सकते हो। तो ये एक ग्लोबल बीकन रहेगा भारत, मतलब एक प्रकार से भारत जो है एक आशा की किरण रहेगा। इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, किस चीज़ में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में, एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एक एडजेक्टिव है क्योंकि जिन शब्दों के बाद में एबल लगा रहता है उसे आप एडजेक्टिव ही कहते हैं, और सस्टेनेबल का मतलब होता है कंटिन्यू करना, मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रह सके, कंटिन्यू रह सके, उसे कहते हैं सस्टेनेबल। और यहाँ पे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलग मतलब सतत यहाँ पे विकास देखने को मिलेगा। एट द लीस्ट, अब कह रहे हैं कम से कम, इट इज़ होप्ड, ऐसी आशा की जाती है। इट की वर्ब इज है, ये होप्ड पैसिव वॉइस हो गया, इज के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो कम से कम ऐसी आशा की जाती है कि द कमिटमेंट्स विल इंस्पायर अदर कंट्रीज, कि ये जो कमिटमेंट, प्रतिबद्धताएं जाहिर की है, तो ये अन्य देशों को भी इंस्पायर करेगी टू कीप देयर वर्ड, कि वो भी अपना प्रॉमिस पूरा करें। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है फुलफिल प्रॉमिस, प्रॉमिस पूरा करना। तो कम से कम ऐसी आशा की जाती है कि जो कमिटमेंट्स हैं वो अन्य देशों को इंस्पायर करेगी। अदर के साथ में जब नाउन लगाते हो आप तो प्लूरल लगाते हो, ध्यान रखिए। अगर द अदर लगाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक केस हो जाता है, वहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर। अगर अनदर होता है, एन लगा रहता है इससे पहले, तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। तो कमिटमेंट्स जो हैं वो अन्य देशों को यहाँ प्रेरित करेंगे वादा पूरा करने के लिए, पर्टिकुलरली द डेवलप्ड वर्ल्ड, विशेष करके विकसित दुनिया है उसको। दैट हैज़ लैग्ड बिहाइंड, वो विकसित दुनिया जो कि पीछे रही है। लैग बिहाइंड का मतलब पिछड़ना। इन फुलफिलिंग कंबाइंड प्रोमिसेज, किसमें पीछे रही है, फुलफिल करने में, पूरा करने में, जो उन्होंने कंबाइंड प्रोमिसेज किए थे, जो संयुक्त उन्होंने वादे किए थे। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वादे किसके थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, टू फंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। इन्होंने कहा था कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड देंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज को, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को। एलडीसीज, एलडीसीज का मतलब होता है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सबसे कम जिनका विकास हुआ है, जो गरीब देश हैं उनको। एंड द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज, वल्नरेबल का मतलब जो खतरे में है, रिस्क में है, जो सबसे ज़्यादा जिनको जलवायु के परिवर्तन होने पर सबसे अधिक खतरा जिन देशों को है उनको।
इन द ग्लोबल साउथ का मतलब है ये विश्व का वो हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए देश हैं, सबसे ज़्यादा गरीब देश हैं, सबसे कम डेवलप्ड देश हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक है तो कह रहा है कि कम से कम ऐसी आशा की जाती है कि जो कमिटमेंट्स हैं वो अन्य देशों को इंस्पायर करेगा अपने वादों को पूरा करने के लिए, विशेष करके जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसने जो कि पीछे पिछड़ गया है किस चीज़ में, कंबाइंड प्रोमिसेस को फुलफिल करने में। और कंबाइंड प्रोमिसेस किसके हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। और क्या प्रोमिसेस थे? कि वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को फंडिंग देंगे, एलडीसीज और अन्य जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको फंडिंग देंगे ग्लोबल साउथ में। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, व्हेन इट कम्स टू, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है जब बात इसकी आती है, तो जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है, कंट्रीज मस्ट रिमेंबर, तो कंट्रीज को ज़रूर से याद रखना चाहिए। मस्ट जहाँ पे है वहाँ पे ओब्लिगेशन है, ज़रूर से ज़रूर ऐसा होना चाहिए। तो जहाँ बात आती है क्लाइमेट चेंज की, तो कंट्रीज़ को ज़रूर से याद रखना चाहिए कि दे आर नॉट इन कंपटीशन विद वन अनदर, कि वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, बट ट्राइंग टुगेदर टू आउटरन द क्लॉक, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं साथ मिलकर कि वो क्लॉक से आगे जाएं। मतलब आउटरन का मतलब होता है कहीं किसी से आगे निकल जाना, तो क्लॉक से आगे निकलना है, मतलब जितना समय आपको मिला है उसमें आपको भरपूर प्रयास करने हैं, और ये है कि एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिए कि वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए ही करते हैं। अगर दो की बात करते हैं तो ईच अदर का प्रयोग होता है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये था इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी मंडे को। जैसा कि मैंने कहा, आप सभी धूमधाम से दिवाली मनाइए अपने परिवारजनों के साथ, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू ऑन मंडे एट 5 PM। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।